मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिव्यांगजनों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सके। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने उनके लिए 4 बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें उनको मिलने वाली पेंशन को सरलीकृत किया गया, उनके कृत्रिम अंगों को खरीदने पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का काम हुआ है और दिव्यांगजनों के सेवा आयोजकों को उनकी राशि बढ़ाने का काम किया गया है। सबसे पहले तो मैं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना योगदान जहां अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वहीं प्रदेश और देश की तरक्की में भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाधिक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी, उसको हमने 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगजनों को जो अपने सहायक उपकरणों के लिए जो 3,500 रुपये की धनराशि मिलती थी, उसको 7,000 रुपये करने का भी हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है। और साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन में कुछ जटिलताएँ आ रही थी, इनके पुत्र पौत्र 20 साल से अधिक हो जा रहे थे, तो उसको भी सरलीकृत करते हुए उनको भी यह पेंशन राशि दी जाएगी, पूर्व की भांति उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मूल के लिए बनाई गई कमेटी का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कमेटी के द्वारा राज्य भर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जनता के सुझाव लेने का काम कमेटी कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। बता दें कि यूसीसी कानून के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो गया था, जिसे एक बार फिर से 27 मई 2023 तक के लिए सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया। बहुत ही सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने जन संवाद स्थापित किए हैं, कई कार्यशालाएं की हैं और लगातार ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है, लेकिन उससे पहले ही जो है यूसीसी अपना काम कर लेगी। भाजपा के 2 दिन के विधानसभा सत्र को लेकर हरिद्वार देहात से विधायक अनुपमा रावत ने पीसी करके सरकार पर जमकर हमला किया है। अनुपमा रावत ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उनकी क्षेत्र की जनता ने कई समस्याएं उनको बताई थी और सत्र के लिए उन्होंने कई सवाल लाए थे, लेकिन जनता की समस्या और जनता के सवालों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का मौका नहीं दिया गया और जानबूझकर 2 दिन में ही सत्र को खत्म कर दिया गया। ऐसे में वे जनता की समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुंचाती। अनुपमा रावत ने कहा कि उनके मन में यह टीह रह गई है कि वो जनता के सवालों को सदन में नहीं रख पाई। जो है सदन के तो जब 30 से अधिक विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हैं, जो सोमवार के दिन लगता है, जब सोमवार का दिन ही नहीं आएगा तो उन सवालों के जवाब हमें कैसे मिलेंगे। रोजगार सबसे बड़ा इशू है, तो मैंने उससे रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड एक मैंने बहुत सार्थक एक सवाल लगाया था, उसका जवाब मेरे को नहीं मिल रहा। हम क्या अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता को, अपने युवाओं को बात करें।
काशीपुर के बरखेड़ा पांडे में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जमीन बचाओ किसान पंचायत के नारे के साथ स्थानीय किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार तक रखने और किसानों को उनका हक दिलाने तक ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग की जमीन वापस लेने के आदेश के नोटिस के बाद किसानों ने बरखेड़ा पांडे गांव में बीते दिनों एक महापंचायत का आयोजन किया था। इस महापंचायत में किसान नेताओं के साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन के मुख्य सूत्रधार राकेश टिकैत ने भी शिरकत की थी और यहां आकर सरकार से किसानों की जमीनें वापस किए जाने की मांग की थी। आज धरने का 8वां दिन रहा। काशीपुर ब्लॉक के बरखेड़ा पांडे गिरदिहाई में ये हमारा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भूमि बचाओ किसान आंदोलन चल रहा है और ये 8वां दिन आज रहा हमारा। और भूख हड़ताल पर जो कि ऐलान किया था कल यहाँ की समिति ने कि रोज के 9 बजे से लेकर 5 बजे तक भूख हड़ताल पर हमारे 3 किसान बैठेंगे और वो आज बैठे। चंपावत जनपद के तिराही टनकपुर शारदा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काकराली गेट बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक अशोका लैंडेड कैटर के अवैध रूप से चलाए जा रहे 207 पीपे लीसा बरामद किया, जिसका कुल वजन लगभग 33 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए आकी गई है। कैंटर का चालक मौका देकर भागने में कामयाब हुआ, वहीं कैंटर को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। अधिकारी श्री बाबूलाल जी के दिशा निर्देशन में और मुखबिर खास की सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसको हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लीसे के टीन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस में सीज करके खड़ा कर दिया। रुड़की में मकान मालिक रात के समय अचानक अपने किराएदारों का हाल जानने के लिए पहुंचा। अनाज की टंकी से खून बाहर आने पर उसके होश उड़ गए। बदबू आने पर वह जब टंकी में झांक कर देखा तो चीख निकल पड़ी। उसके अंदर एक नौजवान का शव पड़ा हुआ था, जिसे धारदार हथियार से कत्ल किया गया था। दिन दहलाने वाले इस नज़ारे में किसी भूतिया फिल्म का नहीं, बल्कि हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में हुई कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात का है। आधी रात पुलिस कप्तान अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह समेत सभी आला अधिकारी सुबह तक युवक की शिनाख्त करने के लिए जुट गए। आखिरकार युवक की पहचान नितिन भंडारी चोरी खाल पाबो पोडी गढ़वाल के रूप में हुई है। पुलिस एक महिला उसके पार्टनर की तलाश में जुटी हुई है। कल देर रात्रि थाना भगवानपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ 3 युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था। उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी, जो पौड़ी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला वह यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था। तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनको उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है या कोई वाकयात हुआ जिसके कारण ये मर्डर घर पे ही कर दिया गया और किराए का कमरा खाली करके चले गए। टीमों को रवाना कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुड़की से अशरत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशरत, मकान में रहने वाले एक किराएदार का शव मिला है और संदिग्ध अवस्था में ये शव मिला है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि भगवानपुर थाने में कुछ दिनों पहले 4 लोग रहते थे जो कि कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। उसमें एक महिला भी मौजूद थी। तो वहीं ये लोग किसी फैक्ट्री में कार्यरत थे और इसके बाद कुछ दिन पहले 3 लोग यहाँ से मकान खाली करके चले गए। हालांकि एक कमरा
उन्होंने बंद किया हुआ था और उनका कहना था कि कुछ दिन बाद वो आएंगे और उस कमरे को खाली कर देंगे। पर कहीं ना कहीं जब मकान मालिक को कुछ संदेह हुआ तो उसने कमरा खोला, उसमें उसे बहुत ज्यादा बदबू आई, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर पहुंची तो अनाज की टंकी में एक शव मिला, जिसको देखकर सभी लोग हैरत में रह गए। उसके बाद पूरी जांच पड़ताल की गई। हालांकि अगर बात की जाए तो हरिद्वार कप्तान भी रात को ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है आरोपियों को तलाश के लिए जो है तमाम तरह की टीमें वहां पर अलग अलग रवाना की हैं और जो भगवानपुर थाना एसओ है उनको भी अलर्ट किया है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें। जी अशरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिर से आप सभी का स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ा में छात्र नेताओं द्वारा तालाबंदी की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। हालांकि छात्र नेताओं की तालाबंदी फिर भी जारी रही। इस दौरान प्राचार्य सहित अन्य शिक्षक भी महाविद्यालय के भीतर नहीं जा सके। छात्र नेताओं की मांग है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन और तालाबंदी जारी रहेगी। छात्र नेता महेश बिष्ट, देवेंद्र सिंह नेनवाल और शेखर पांडे ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि यहां लंबे समय से ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में उनकी प्रमुख मांगे है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती तब तक उनकी तालाबंदी और धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हमारी तो मांगे वैसे कई सारे, तो हमारी मुख्य मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए। जैसा कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने कई बार हमको आश्वासन तो मतलब दे रखे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, पर ये खाली आश्वासन देने इस बात को टाल दिया जा रहा है बार बार। मामला हाईकोर्ट में भी गया था, हाईकोर्ट से भी राहत मिल गई थी, छात्र संघ चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ का प्रबंधन क्या कह रहा है? यहाँ का प्रबंधन कह रहा है कि आगे से अगर आएगी इस बार की तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। तो आगे आप क्या करेंगे आप लोग? जब तक छात्र संघ चुनाव की कोई डेट अगर घोषित नहीं होती तब तक हम यहाँ पे तालाबंदी करेंगे। यहाँ पे जब तक छात्र संघ की तिथि घोषित नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे तालाबंदी रखेंगे। क्या मांग है, किस वजह से धरना प्रदर्शन जारी है? हमारी मांगे ये है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कॉलेज के अंदर और हमारे ऊपर से कोई डेट नहीं आ रही है। कॉलेज प्रशासन से कहा जा रहा है तो कॉलेज प्रशासन बोला कि ऊपर से कोई डेट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या लगता है? शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप अपनी तैयारी चालू रखिए, डेट जरूर आएगी, मगर कोई डेट नहीं आ रही है। 12 तारीख से एग्जाम चालू है। मांगे पूरी नहीं होती, क्या करेंगे आज? मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये ज्ञापन दिया है कि ये छात्र संघ चुनाव की इनकी डिमांड है और जो हमने अपने उच्चाधिकारियों को इनका ज्ञापन प्रेषित कर दिया है और जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे आगे। कुछ विद्यालय में जो लाइब्रेरी की समस्या बताई थी, शौचालय वगैरह, इनको लेकर के भी कुछ मांगे बताई? हाँ, जो कह रहे हैं ये पुस्तकालय के लिए, तो हमें जो भी ग्रांट हमें मिली थी लाइब्रेरी के लिए, तो हमने बुक्स का ऑर्डर पहले से ही कर रखा है और बुक्स हमें मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में मिल जाएंगी। तो थोड़ा चढ़ाने में उसमें प्रोसेस में 3-4 दिन का समय लगता है। जहां तक है हम अगले हफ्ते से इनको इशू कर देंगे बुक्स। चुनाव एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, हाँ। सबसे अहम मुद्दा वही देखा जा रहा है, तो हाँ। उसमें कब तक जो है इनकी जो समस्या है उसका समाधान होने की कार्रवाई? ये तो महाविद्यालय स्तर का ये मामला नहीं है, ये तो उच्च स्तर का मामला है। जैसा भी वहां से हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लालकुआ से शैलेंद्र कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज छात्र नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की गई है। इन छात्र नेताओं की क्या कुछ मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में पिछले काफी लंबे समय से यहाँ के छात्र छात्राएं और छात्र नेता जो अपने प्राचार्य को ज्ञापन दे रहे थे और लगातार उच्च शिक्षा मंत्री से भी मांग की गई थी कि यहाँ पर जो है छात्र संघ चुनाव कराया जाए और छात्र संघ चुनाव का सिर्फ उनको आश्वासन मिला है। आश्वासन मिलने के बाद अभी तक उनको एक तारीख जो है तिथि घोषित नहीं की गई थी। तो इससे नाराज तमाम जो छात्र नेता थे अपने छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय का मुख्य गेट है वहां पर तालाबंदी करी। बताते चले कि किसी प्रकार की अराजकता न हो इसको लेकर के हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज भी अपने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। पूरे मामले पर छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं से अगर बात करेगी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती और
जो छात्र संघ चुनाव होने हैं उसकी तिथि घोषित नहीं हो जाती तब तक उनका जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कहें या तालाबंदी कहें वो जारी रहेगी। वहीं प्राचार्य जो यहाँ अंजू अग्रवाल से उनसे बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि छात्र संघ चुनाव का मामला एक उच्च स्तरीय मामला है और इस संबंध में जैसे ही ऊपर से इनको आदेश प्राप्त होंगे उस संबंध में जो है अग्रिम कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। हालांकि छात्र नेताओं की बात करें तो उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है तालाबंदी कर रखी है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उन्होंने जो है उनका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका जो है धरना प्रदर्शन और तालाबंदी ये लगातार जो है जारी रहेगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हल्द्वानी के ठंडी सड़क में आज गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के दो गुटों में हुए झगड़े में एक छात्र चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 नाबालिग छात्र चिन्हित किए हैं। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि चाकू मारने वाले तीनों नाबालिग छात्र लालकुआ के हल्दू चौड़ और बिंदु खता के रहने वाले हैं। तीनों को पुलिस कल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन ने भी मारपीट और अभद्रता करने वालों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने 20 अज्ञात छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई की गई। दिन में एक चाकूबाजी की घटना नैनीताल रोड पे हुई गुरु तेग बहादुर स्कूल के सामने। इसमें एक नवयुवक जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज इस समय ब्रजलाल हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके परिजनों की तहरीर पे कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया है। ये तीनों ही नाबालिग हैं और इनको कल जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, पेश किया जाएगा। जो घटना का मोटिव है वो ये पता चला है कि ये आपस में जान पहचान के लोग थे। कुछ दिन पहले आपस में ये लोग घूमने गए थे और उसके बाद इनमें कुछ कहासुनी हुई थी। कल पुनः फिर इनमें आपस में एक वेंकट हॉल में 3 पानी के पास आपस में कहासुनी हुई और मारपीट भी हुई है। आज राजीनामे के लिए इनको बुलाया गया था, इन 2-3 लड़कों को। उस जगह पे काफ़ी संख्या में पहले से ही लड़के मौजूद थे और उसी घटनाक्रम में एक लड़के को चाकू लगा, जिसकी हालत अभी गंभीर है। बाकी लोगों की भी क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? इस प्रथम जो सूचना रिपोर्ट है 307 आईपीसी में लिखी गई है। इसमें 3 लोगों को कल जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। जो दूसरा मामला है वो स्कूल प्रशासन की तहरीर। बॉलीवुड स्टार उर्वशी रौतेला आज अपने गृह क्षेत्र कोटद्वार पहुंची। कोटद्वार पहुंचकर प्रसिद्ध पौराणिक सिद्ध पीठ सिद्ध बली धाम बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सिद्ध बाबा के भंडारे में जाकर प्रसाद भी खाया। इसी दौरान जब उर्वशी से उनके सोशल मीडिया पर शादी का वायरल वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि आज सिर्फ सिद्ध बली बाबा के दरबार में बाबा का आशीर्वाद लेने आई हूँ और बाबा के दरबार में इस तरह के सवालों से इनकार कर दिया। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन इसको तो हम व्यक्त भी नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। और सिद्ध बाबा आई थिंक सभी को आना चाहिए, इतनी प्यारी जगह है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आज कांग्रेस ने वीआईपी के नाम का खुलासा करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजभवन देहरादून के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पिछले 51 दिन से चल रहे आमरण अनशन के बाद आज प्रदर्शनकारी राजभवन पहुंचे। युवा न्याय संघर्ष समिति ऋषिकेश के बैनर तले देहरादून पहुंचे आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। कांग्रेस देहरादून के पूर्व अध्यक्ष जयेंद्र रमोला युवा न्याय संघर्ष समिति ऋषिकेश के आंदोलनरत साथियों के साथ राजभवन देहरादून के बाहर आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट है इनकी पुलिस और इनका प्रशासन कि उसके नाम उजागर ना हो इसलिए घबराए हुए हैं। 52 दिन से ज़्यादा हो गए वहाँ आंदोलन में
और 14 या 15 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को। और जब पहले वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी जो लोग बैठे उनका 7वां दिन था। आज जब किसी ने, प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम गवर्नर साहब के दफ्तर बाहर जाके धरना करेंगे तो शायद सुन लें। केवल 6 लोग केवल, किसी को नहीं बताया, वहाँ जाके बैठ गए। हंगामा करना होता औरों को बुलाते, लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, उनके संग मारपीट हुई, उनको उठा के लाए। जयेंद्र मौला के पाँव में चोट है। बीजेपी का एक किसान मोर्चे का सदस्य है, उसके पेट में बहुत चोट लगी, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है। इसमें महकमे में खलबली मच गई है और चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा गया। पुलिस पर इस आईपीसी अधिकारी का नाम उजागर करना चाहती है ताकि उनके खिलाफ यहां भी जांच करवाई जा सके। पीएचक्यू प्रवक्ता वी मुरुगेश ने बताया कि इस मामले की दिल्ली पुलिस तक जांच करे ताकि उस अधिकारी का नाम उजागर हो सके जिसके सरेआम चर्चे हो रहे हैं। देखिए, एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहां पे दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या, हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाए, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है वो सामने लाए। ये हमारा रिक्वेस्ट था। उसमें ये भी जो सुसाइड नोट है उसमें ये लिखा गया है कि उत्तराखंड के जो आईपीएस हैं वो दबाव बना रहे थे अपना पैसा मांगने के लिए, इस तरह की कुछ जानकारी आई है। तो क्या दिल्ली से भी कोई इस तरह की सूचना, लेटर वगैरह कुछ आया हमारे पास कि उसमें कुछ मांगा हुआ, पूछा गया? अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई दिल्ली पुलिस से कोई लेटर हमें आया हो, वैसा कोई जानकारी। कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने चमोली के निवासी विपिन रावत के सिर पर डंडे से प्रहार किया था, जिसकी वजह से विपिन रावत गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के लिए उसे महेंद्र इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया था। वहीं आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा और कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्र इंद्रेश अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि बीती 24 तारीख को दर्ज हुए मुकदमे में लापरवाही बरतने और समझौता कराने का लखीबाग चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। आक्रमण होता है, कुछ अनजान लोग आके बेसबॉल के बैट से इससे उसकी पिटाई करते हैं। रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत हल्की धाराएं लगाई गई और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानंद में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते हैं कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है। हमने मांग की है कि 302, 307 लगे और दोबारा से वो चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, 4 या 5 जितने लोगों की गिरफ्तारी हो। सीसी फुटेज, कैमरे की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए और इसको न्याय मिले। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। हम तो मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कितनी बलि और चाहते हैं आप, कितनी मौतें और चाहते हैं?